नमस्कार, मैं प्रफुल्ल पांडे आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। शिक्षा की बात करें तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था की हालात क्या है, इससे आप लोग परे नहीं हैं। और फिलहाल हमारे साथ हैं सुरभि ठाकुर जी। स्वागत है आपका सबसे पहले। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही शिक्षा का जिक्र कर दिया और आज मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इसी संदर्भ में एक पत्र भी लिखा है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में, लेकिन फिलहाल आप अपना सवाल लें। बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, उसी केस में आज जनार्दन गुप्ता को भी बुलाया जा रहा है। उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनको ओवरऑल इंक्वायरी होने वाला है। और जिस कॉलेज में वो एग्ज़ाम हुआ था उसका मान्यता पिछले 5 साल पहले से ही रद्द कर दी गई थी, ठीक है। उसके बावजूद परीक्षा हुआ है। तो इसी मुद्दे पे आज सुरभि ठाकुर जी, चूँकि आज उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है, तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। जी, सबसे पहले तो पत्र लिख तो दिया है, लेकिन आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है कि मुख्यमंत्री जी उसको पढ़ना भी जायज़ समझेंगे। उस पर प्रतिक्रिया क्या देंगे वो तो आगे की बात है। अब जहाँ तक बात रही बीपीएससी पेपर लीक की, तो ये पहली बार हुआ है, ये एक कलंक है माननीय मुख्यमंत्री जी के माथे पर कि बिहार जो हमारे प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा बीपीएससी का पेपर लीक हुआ। वो भी पता कैसे चला, वो उससे भी आश्चर्यजनक है कि एग्ज़ाम शुरू होने से 10 मिनट पहले फ्रेश लीक्ड पेपर मुख्यमंत्री जी को अपने मेल पर प्राप्त हुआ। ये अपने आप में इतनी शर्मनाक घटना है और पूरे तंत्र को कलंकित करने वाली घटना है। और साथ में इसके साथ आप देखिए कि कितने लाखों युवाओं के सपनों को, उनके संघर्ष को दांव पर लगाने वाली बात है। आप समझिए कि ये पता चल गया लोगों को कि पेपर लीक हुआ है और पिछले 3 दशकों में बिहार में कोई भी परीक्षा जो व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए नहीं हुई है। हर परीक्षा की आप बात करें वहाँ धांधलेबाजी हो रही है। अगर ये भी परीक्षा मान लीजिए पता नहीं चलता कि पेपर लीक है, तो आप सोचिए कि वो अभ्यर्थी जो सच्ची लगन से इस परीक्षा में बैठा था उसका मोरल कहाँ जाता। वो क्या मतलब, आप समझते हैं कि कोई गार्जियन जब अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए अपने खून पसीने की कमाई लगाते हैं तो कितनी उम्मीदें जुड़ी होती हैं उनकी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। वो बच्चा जो दिन रात संघर्ष कर रहा है, ये सोच रहा है कि अगर वो मेहनत करेगा तो परिणाम ज़रूर पाएगा, उसके हौसले को आप ठुकरा रहे हैं, उसके हौसले को आप तार तार कर रहे हैं। आखिर इसका जवाब मुख्यमंत्री जी नहीं देंगे तो कौन देगा, कौन जिम्मेदार है? मुख्यमंत्री जी का तंत्र पूरी तरह से भ्रष्ट है। इस डबल इंजन की सरकार में जो चुनाव के समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आते हैं और हर मंच से यशस्वी प्रधानमंत्री महिलाओं का और युवाओं का जिक्र करते हैं, तो थोड़ा ध्यान बिहार प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे? जब वो आए थे, जब चुनाव की रैलियां उनकी हो रही थी, जब बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स उतर रहे थे, उस वक्त वो ये दावा कर रहे थे कि रोजगार दिया जाएगा, 19 लाख रोजगार मिलेगा लोगों को, युवाओं का भविष्य सुधरेगा। ये किस प्रकार का भविष्य सुधारा जा रहा है? 19 लाख रोजगार किसको दिया जा रहा है? ये पेपर बेचने वालों के रोजगार की अगर बात थी तो खुले तौर पे कहते ना कि भैया हमारा तंत्र भ्रष्टाचार के चुंगल में है और ये ऐसे ही चलेगा, आप अपने बच्चों के भविष्य की उम्मीदें छोड़ दें। बहरहाल बिहार एक ऐसा राज्य है जहां काफ़ी सारे युवाएं जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनका एक ही टारगेट रहता है, जनरल कंपटीशन, जिसमें बीपीएससी भी एक हिस्सा आता है और उसका प्रिपरेशन काफ़ी यहाँ के युवा बढ़ चढ़ के करते हैं। मैं बहुत अचंभित और बहुत आहत हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैं स्टूडेंट रही हूँ, मैं बीपीएससी के अभ्यर्थी रही हूँ। ये चीज़ बड़े बड़े नेता भी शायद ना समझ पाए जो मैं समझ पा रही हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचने तक किस प्रेशर में बच्चा पहुँचता है और पेपर लिख कर आने के बाद रिजल्ट आने तक का जो टेन्योर होता है वो कितना प्रेशर भरा होता है वो मैं जानती हूँ। उसमें हज़ारों प्रकार के टॉन्ट भी सुनते हैं। जिन्होंने सच्ची मेहनत लगाई है उनको ये भी सुनने को मिलता है बाद में कि तुम्हारे ही मेहनत में करते करते इस हालत में वो पहुंच जाते हैं कि हमारे युवा आज की डेट में डिप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मानने लग जाते हैं कि कहीं हमारी मेहनत में तो कमी नहीं है। लेकिन अब जग जाहिर हो गया है कि मेहनत करने वालों की मेहनत में कमी नहीं, कमी हमारी सरकार में है। कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। खैर, अब बात आते हैं आपकी पार्टी में, चूँकि आप लोजपा के प्रवक्ता हैं, तो बात करते हैं अभी तेजस्वी और
सब मतलब पॉलिटिक्स के एक तरीके से संरचना करने वाले राजनीतिज्ञ हैं और पूरा गेम ऑफ थ्रोन का प्लान जो बनाने वाले एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर जी। देखिए, आप बहुत बड़ी उपाधि मत दीजिए पीके साहब को, क्योंकि पीके साहब की हिस्ट्री भी सब लोग जानते हैं। जी जी। अब मैं उस पर भी बोलने आऊँगी, चूँकि मैं भी उनका, ऐसा नहीं है कि मैं अपमानित नज़र से उनको देखती हूँ। ठीक है, वो एक व्यक्तित्व हैं, उसका सम्मान मैं करती हूँ, लेकिन जिस प्रकार से आपने उनका परिचय दिया, ये मुझे लगता है आपने बहुत बड़ी उपाधि दे दी। और जहाँ तक रही बात बिहार की राजनीति की, तो मुझे लगता है कि बिहार में सर्वमान्य नेता सिर्फ और सिर्फ युवा हृदय सम्राट चिराग पासवान जी हैं, और ये मैं दावे के साथ कहती हूँ, और ये जनता के दम पे मैं कहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी और का कोई अस्तित्व होने जा रहा है। और जहाँ तक बात रही तेजस्वी जी की, तो तेजस्वी जी बड़े ही होशियार किस्म के नेता हैं, और उनको पता है कि चिराग जी उनके बड़े भाई हैं, और इस रिश्ते को निभाने में उन्हीं का फ़ायदा है। यानी अगर चिराग पासवान, अगर तेजस्वी 1000 किलोमीटर का दायरा पदयात्रा करके तय करते हैं, वहीं प्रशांत किशोर 300 किलोमीटर की बात किए हैं, वहीं तेजस्वी 1000 किलोमीटर की बात की है, तो क्या चिराग पासवान इसमें भी सहयोग करेंगे? बड़े भाई हैं। देखिए, बड़े भाई की भूमिका में चिराग जी कहीं भी पीछे नहीं हटते। चिराग जी तो प्रिंस राज के भी बड़े भाई की भूमिका में अब तक हैं, और आगे भविष्य में भी रहना होगा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। वो बहुत ही व्यवहारिक प्रकार के लोग हैं। लेकिन अगर आप इसको राजनीतिक मोड़ देकर देखना चाहेंगे, तो ये जो आइडिया आया है पीके साहब के मन में, आप ज़रा उनसे विस्तृत चर्चा कर लें कि आया कहाँ से है। ये जो पद यात्रा, ये आशीर्वाद यात्रा, इसकी घोषणा पिछले साल हमारे माननीय नेता कर चुके हैं। तो ये कोई नई घोषणा इन्होंने नहीं की है, और जो घोषणा ये कर रहे हैं वो हमने करके दिखा दिया है। उसी रास्ते पे तो तेजस्वी भी आ गए हैं। जी बिल्कुल। तो आप, ये तो जग जाहिर है कि नेता को सब फॉलो करते हैं, तो नेता को सब फॉलो कर रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान भी आपकी पार्टी फॉलो करने जा रही है या नहीं? हमारी पार्टी क्यों किसी को फॉलो करेगी? मैंने अभी तो प्रूव किया आपको कि सब हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारे नेता को फॉलो कर रहे हैं। और ये इसको बड़े अप्रिसिएशन के तौर पे हम लेते हैं कि जो लोग राजनीति में नई शुरुआत करने जा रहे हैं, वो हमारे नेता को आदर्श मानकर चल रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। आगे लोजपा का मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्या रहेंगे? फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ जो हमारा विज़न डॉक्यूमेंट है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, जिसमें बिहार को हर फ्रंट पर उस जगह तक पहुंचाना है जहां से हम लोग विकास की उम्मीद कर पाएँ। क्योंकि बड़ी बड़ी ख्याली बातें हम नहीं करते हैं। अभी से ये कह देना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि बिहार आज के दौर में जिस जगह पे पहुंच चुका है, पहले इसको वहां से खींच के बाहर निकालना है, और फिर रास्ते बनाने हैं। जो रास्ते हमारे नेता अपने विज़न डॉक्यूमेंट में बता चुके हैं कि कौन सी चीज़ें किस प्रकार से होगी। समझ लीजिए कि ब्लूप्रिंट तैयार है, बस जनता जनार्दन का ठप्पा लगना बाकी है। जिस दिन जनता जनार्दन का ठप्पा लगेगा, उस दिन पूरा बिहार प्रदेश देखेगा कि मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए और नेता कैसा होना चाहिए। ये रही पॉलिटिक्स की बात और जो मुद्दे चल रहे हैं उसकी बात। अब आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा। आप महिला हैं और महिलाओं की हालात इस वक्त बिहार में क्या चल रही हैं वो आप उससे अच्छे से वाकिफ़ हैं, ठीक है? तो फिलहाल उनके डेवलपमेंट के लिए आपने कुछ प्लान बनाया है? देखिए, आपने महिलाओं का जिक्र किया, और आज दिन है जानकी नवमी का। माता जानकी आज के दिन ही अवतरित हुई थी, और हमारे नेता भी, और मैं तो चूँकि महिला हूँ ही, तो महिलाओं की भावनाओं को, एक जो फेमाइन इंस्टिंक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर। लेकिन हमारे नेता भी बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं महिलाओं का, और हर प्रकार से। मैंने आपको कहा ना कि आप अगर हमारा विज़न डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब उसमें है। वो पढ़कर आपको लगेगा कि और कोई सवाल शेष नहीं है। तो अगली बार आप मुझे इंटरव्यू करने आएंगे तो उसको पढ़ के आएंगे, काफ़ी सारे सवाल भी आपके मन में अलग से आएंगे। इन सब सवालों के अलावा जहाँ तक बात रही महिलाओं के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अभी तो हम सरकार में नहीं है। विपक्ष की भूमिका भी हम लोग अपने एंड से निभा रहे हैं, लेकिन ये अधिकार नहीं है हमें कि हम सदन में बैठ रहे हैं विपक्ष की भूमिका में। फिर भी हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, कम से कम अवेयरनेस हमारे हाथ में है। तो मैं अपने पर्सनल एंड से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैला रही हूँ, और जो भी ऐसे मुद्दे होते हैं उस पर मैं पर्सनली ज़रूर बढ़ चढ़ कर बोलती हूँ कि कम से कम 10 बार बोलने से ही सही, एक बार तो कोई सुनेगा। तो फ़िलहाल तो भैया हम लोग बोलने की भूमिका में हैं, तो कैसे कह दे कि कुछ कर देंगे। जिस दिन करने की भूमिका में आएंगे उस दिन करेंगे भी।
खैर एक नेता के साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो इसीलिए ये सवाल मेरा पूछना जायज़ था। जी। तो खैर ये था खास बात सुरभि ठाकुर जी के साथ। इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे इजाज़त देता हूँ, तब तक